म्यूटेशन बच्चों क्या होता है ये हम समझ रहे थे। म्यूटेशन की डिस्कवरी किसने की थी, म्यूटेशन नाम किसने दिया था, किसने पहली बार ऑब्जर्व किया था, ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। अब हम म्यूटेशन के टाइप समझेंगे, म्यूटेशन के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। उत्परिवर्तन के प्रकार को समझाने के लिए यहाँ बच्चों एक सेल ली जिसमें 2x = 6 क्रोमोसोम। यहाँ पे आप देखेंगे एक्स हमने सीखा था कि वो क्रोमोसोम के सेट को बताता है, मोनोप्लॉइड नंबर। यहाँ क्रोमोसोम का एक सेट ये है, एक सेट ये है, यानी जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है इसमें क्रोमोसोम के 2 सेट है और 2 सेट है, तो यहाँ क्रोमोसोम के सेट = 2x = कितना लिखा हुआ है 6, चाहे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 क्रोमोसोम है। डिप्लॉइड सेल जिसमें 6 गुणसूत्र है। अब बच्चों इसके अंदर हम म्यूटेशन करने जा रहे हैं कि किस किस तरह से इसके अंदर म्यूटेशन किया जा सकता है। अलग अलग तरीके से म्यूटेशन को हम करके देखते हैं, वही नॉर्मल सेल यहाँ पे बनाते हैं। अब बच्चों इसमें क्या किया गया, म्यूटेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक सेट और बढ़ा दिया। अच्छा, क्रोमोसोम का पूरा सेट ही बढ़ा दिया। यहाँ पर तो ये बच्चों एक सेट एक्स था, यहाँ एक्स था, कितने सेट थे 2, लेकिन यहाँ पर एक्स एक्स और एक एक्स और आ गया, एक सेट और आ गया। तो आप बताओ गुणसूत्र का सेट बढ़ जाए, अगर बच्चों ऐसे गुणसूत्रों के सेट में वृद्धि भी हो सकती है या कमी भी हो सकती है, दोनों बातें। गुणसूत्र के सेट बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, यह भी एक तरह का म्यूटेशन होता है। और क्रोमोसोम के सेट में कम या ज्यादा होना, इसी को कहा जाता है यूप्लॉइडी। ये टर्म याद रखना है। म्यूटेशन में मेन आपको टर्मिनोलॉजी ही ध्यान रखनी है कि इस टर्म का क्या मतलब है। ऐसे पूछेंगे यूप्लॉइडी का मतलब बताओ, यूप्लॉइडी सगुणिता का मतलब बताओ। ज्यादा अच्छा है कि इंग्लिश में याद रखें आप। यूप्लॉइडी का मतलब गुणसूत्रों के सेट में वृद्धि भी हो सकती है, कमी हो सकती है। जैसे यहां पर हमने वृद्धि कर दी, अच्छा ऐसे वृद्धि हो जाए तो इसको हम कहेंगे यूप्लॉइडी। क्लियर, यूप्लॉइडी आ गया मतलब क्रोमोसोम का सेट कम ज्यादा होना। अगली बार यहां पर क्या किया, सेट तो 2 के 2 ही रखे, लेकिन यहां एक क्रोमोसोम को एक्स्ट्रा कर दिया, पूरा सेट नहीं बढ़ाया। ऐसे नहीं कि यहां पूरा सेट बढ़ा दिया, सेट तो 2 ही है, बस एक गुणसूत्र की यहां पे वृद्धि कर दी। तो यहां पर गुणसूत्रों के एक सेट में संख्या में वृद्धि या कमी, मतलब सेट तो उतने की उतनी रखना, अब एक क्रोमोसोम का कम या ज्यादा होना, 1 या 2 क्रोमोसोम का कम या ज्यादा होना, इसी के लिए वर्ड आता है एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी एन्यूप्लॉइडी दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। पूरा सेट बढ़ जाए तो वेरी गुड यूप्लॉइडी, और अगर एक क्रोमोसोम कम ज्यादा हो जाए, केवल एक या 2 हो सकते हैं, सेट तो 2 के 2 ही है, सेट तो 2 के 2 ही है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, पूरा सेट नहीं आया, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का आ जाना उसको कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। अच्छा, यूप्लॉइडी एन्यूप्लॉइडी डिफरेंस समझ में आया। यूप्लॉइडी में पूरा सेट ही कम ज्यादा होते हैं, इसमें सेट तो उतने ही रहेंगे, जितने सेट थे सेट उतने ही हैं, बस एक एक्स्ट्रा कम या ज्यादा हो सकते हैं। इन दोनों को मिला के, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी को मिला के, दोनों को मिला के कहा जाता है हेट्रोप्लॉइडी। तो पूछा जाए हेट्रोप्लॉइडी क्या है, तो क्या जवाब दोगे, यूप्लॉइडी प्लस एन्यूप्लॉइडी को मिला के, दोनों को मिला के हेट्रोप्लॉइडी कहा जाता है। दोनों को मिला के हम हेट्रोप्लॉइडी कह सकते हैं। अब बच्चों यहां पर क्या किया, क्रोमोसोम के इसमें देखो आप, सेट यहां पर भी 2 है, यहां 2 थे, यहां पे भी 2 है, मतलब सेट उतने के उतने ही है, संख्या यहां 6 यहां 6 है। अब बच्चों हुआ क्या कि यहां पर ये जो क्रोमोसोम था इसकी इस भुजा में थोड़ा सा कट हो गया, मतलब जो क्रोमोसोम था इसकी भुजा में हल्का सा यहां पे कट लग गया। तो मुझे बताओ क्या सेट कम ज्यादा है, सेट तो उतने के उतने ही है, क्या संख्या कम ज्यादा है, गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6, जितना पहले थे संख्या भी उतनी है, ना सेट में कमी है ना संख्या में कमी ज्यादा है। तो फिर यहां हुआ क्या, यहां पर हुआ ये कि जो गुणसूत्र ये था इसकी संरचना में बदलाव आ गया। संरचना में बदलाव कैसे आ गया, उसका कुछ पार्ट कट हो गया, और संरचना में ऐसे बदलाव आ जाए, संरचना में अगर परिवर्तन आ जाए तो इसी को कहा जाता है गुणसूत्रीय विपतन। इंग्लिश में कहें क्रोमोसोमल एब्रेशन, इंग्लिश में इसको क्या नाम दिया जाता है, क्रोमोसोमल एब्रेशन। अच्छा, क्वेश्चन आएगा गुणसूत्रीय विपतन किसको कहते हैं, क्या बताओगे। हाँ, गुणसूत्रीय विपतन का मतलब होता है गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन आ जाए तो उसे हम क्रोमोसोमल एब्रेशन कह देते हैं। क्लियर। अब बताओ, इन दोनों को मिला के तो कहा हेट्रोप्लॉइडी, क्योंकि संख्या कम ज्यादा हो रही थी, यहां सेट कम हो रहे थे, यहां संख्या कम ज्यादा हो रही थी, यहां सेट भी उतनी ही है, संख्या भी उतनी है, संरचना में परिवर्तन है, और संरचना में परिवर्तन को एब्रिएशन कहा गया। अब बच्चों ये जो हेट्रोप्लॉइडी है और क्रोमोसोमल एब्रेशन है, इन दोनों को मिला के यहां कंबाइनली कहा जाता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। इंग्लिश में कहें क्रोमोसोमल म्यूटेशन।
इन दोनों को मिला के क्या कहा गया? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। मतलब ये जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई है, ये एक तरह से गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्रोमोसोमल म्यूटेशन थी। और क्यों क्रोमोसोमल म्यूटेशन है? क्योंकि क्रोमोसोम के सेट कम ज्यादा हो रहे हैं, नंबर कम ज्यादा हो रहे हैं, संरचना में गड़बड़ हो रहा है, हो सब कुछ क्रोमोसोम के अंदर रहा है। तो क्रोमोसोम की गड़बड़ी है, इसलिए इन सबको मिला के क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन कहते हैं। क्लियर? अब बच्चों यहां पर क्या किया, क्रोमोसोम का ये जो एक छोटा सा पार्ट कहलाता है, ये छोटा सा पार्ट आप सभी जानते हैं जीन कहलाता है, जो आरएनए प्रोटीन बनाता है, ये छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है? जीन। अब बच्चों यहां पे हुआ क्या, जीन में परिवर्तन हो गया। मतलब ये जो जीन थी, इस जीन में जाके यहां पर ऐसे यहां पे परिवर्तन हो गया, जीन में परिवर्तन हो गया। बताइए, परिवर्तन हुआ लेकिन किसके अंदर? यहां परिवर्तन हुआ लेकिन ऐसे इस जीन के अंदर परिवर्तन हो गया। क्रोमोसोम उतने के उतने ही हैं, संख्या उतनी की उतनी ही है, संरचना वैसी की वैसी है, बस जीन में उत्परिवर्तन हुआ। और अगर जीन में परिवर्तन हो जाए तो इसी को यहां पर मिला के कहा जाएगा जीन उत्परिवर्तन, जीन म्यूटेशन। ये सब तो थे क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और यहां जीन की गड़बड़ है तो यह बन गया जीन उत्परिवर्तन। और इन दोनों को मिला के, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और जीन उत्परिवर्तन को दोनों को मिला के ही कहा जाता है उत्परिवर्तन, मतलब म्यूटेशन। इन दोनों को मिला के कंबाइंड नाम दे दिया गया म्यूटेशन। अब बच्चों अगर मैं म्यूटेशन का एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन आपको समझाऊं तो म्यूटेशन का क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, ध्यान समझिएगा। ये मैंने आप लोगों को एक रिवर्स ऑर्डर में समझाया, अब हम इसको एग्जैक्ट समझते हैं। म्यूटेशन, बहुत अच्छे सुनना, म्यूटेशन दो प्रकार का, इसमें पहला प्रकार आता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। म्यूटेशन कितने प्रकार? दो, क्रोमोसोमल और जीन। अच्छा, फिर क्रोमोसोमल म्यूटेशन दो प्रकार, कौन कौन से? हेट्रोप्लॉइडी और क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन दो प्रकार, हेट्रोप्लॉइडी, क्रोमोसोमल एब्रेशन। फिर हेट्रोप्लॉइडी के भी दो प्रकार है, कौन कौन से? यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। एक बार मैं फिर आपसे बताता हूं, म्यूटेशन दो प्रकार का, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन के फिर दो प्रकार, कौन कौन से? हेट्रोप्लॉइडी, क्रोमोसोमल एब्रेशन। बात समझ में? हेट्रोप्लॉइडी, क्रोमोसोमल एब्रेशन। फिर हेट्रोप्लॉइडी के दो प्रकार, यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। तो ये जो म्यूटेशन का क्लासिफिकेशन समझाया गया, ये आप ध्यान समझिए। अब ये जितने भी शब्द यहां लिखे हैं, इन सबको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम एन्यूप्लॉइडी भी समझेंगे, क्रोमोसोमल एब्रेशन समझेंगे, जीन म्यूटेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये जो बच्चों यूप्लॉइडी है, यूप्लॉइडी, इसके बारे में मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। हमने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पढ़ा था, पॉलीप्लॉइडी। इस यूप्लॉइडी का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आता है, यूप्लॉइडी का ही, इस यूप्लॉइडी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणिता। बहुगुणिता मैं आपको समझा चुका हूं, याद है, दो प्रकार की। ये क्रोमोसोम के सेट इक्वल भी हो सकते हैं, मतलब इवन नंबर वाले, सम संख्या वाले, और विषम संख्या वाले। कुछ याद है? सम संख्या वाले फर्टाइल होते हैं, गैमेट्स बनाते हैं, विषम वाले गैमेट्स नहीं बनाते। फिर पॉलीप्लॉइडी का एक बहुत अच्छा उदाहरण भी सिखाया था आपको, याद करो, टिट्रिकेल। किस किस के क्रॉस से बना था? वीट और राई के क्रॉस से टिट्रिकेल का निर्माण किया गया था, याद है कुछ ऐसा? तो हमने ये जो पॉलीप्लॉइडी बहुगुणिता समझ चुके हैं, मतलब एक तरह से मैं आपको यूप्लॉइडी समझा चुका हूं। यूप्लॉइडी हम समझ चुके हैं। हाँ, शब्द क्लियर होना चाहिए। यूप्लॉइडी आ जाए तो क्या बताओगे? गुणसूत्रों के सेट में वृद्धि या कमी। गुणसूत्र के सेट बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। क्लियर? अच्छा, ये तो हम समझ चुके हैं। अब जो अगला हम समझेंगे एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी क्लियर है? एन्यूप्लॉइडी को हम समझने जा रहे हैं। ये कितने कितने टाइप की हो सकती है, एन्यूप्लॉइडी भी कितने टाइप की हो सकती है, उन सबको अब हम डिटेल में समझेंगे। पहले तो आप मुझे इतना बताओ, एन्यूप्लॉइडी होता क्या है? हाँ, एन्यूप्लॉइडी का मतलब सेट तो उतने ही रखना है, बस एक आध क्रोमोसोम की वहां पर कमी हो जाना या वृद्धि हो जाना, ये एन्यूप्लॉइडी कहलाता है। इसी एन्यूप्लॉइडी को समझाने के लिए यहां पर हम लोग डायग्राम समझते हैं। एन्यूप्लॉइडी का पहले मतलब बताओ। गुणसूत्रों के सेट में गुणसूत्रों का बढ़ना या घटना। गुणसूत्र बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। जैसे ये एक सेल बनाई, इस सेल में वही 2x इक्वल टू, यहां 2x इक्वल टू या 2n इक्वल टू 6 क्रोमोसोम है। यहां पर ये 2n या 2x इक्वल टू 6 क्रोमोसोम है। अब बच्चों यहां पर इसके अंदर हम एन्यूप्लॉइडी को अप्लाई करते हैं। एन्यूप्लॉइडी दो तरह से हो सकती है। गुणसूत्र के सेट घट भी सकते हैं, गुणसूत्र के सेट घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। दोनों बातें, घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। अगर गुणसूत्र के सेट घट जाए, मान लीजिए गुणसूत्र के सेट में गुणसूत्र घट जाए, तो उसी को नाम दिया जाता है हाइपो एन्यूप्लॉइडी। हाइपो का मतलब होता है कमी। सेट तो दो ही रखना है,
अब उसमें गुणसूत्र अगर कम हो जाए तो उसको हम हाइपो एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। हाइपो का मतलब सेट में गुणसूत्रों में कमी। अब ये कमी कैसे हो सकती है आपको समझाने के लिए यहां पर इसको बच्चों डायग्राम से समझते हैं। ये वही 6 क्रोमोसोम है, यहां पर वही 6 क्रोमोसोम, यहां वही 6 क्रोमोसोम, जो सेल ये थी सेम यहां पे बना दी। अब बच्चों यहां पर क्या किया, ये 6 क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहे जो ओरिजिनल थे। अब इनमें से ये 1 क्रोमोसोम यहां वाला कम हो गया, 1 क्रोमोसोम कम हो गया। क्या पूरा सेट कम हो गया? नहीं, अरे सेट तो वही है, उस सेट में एक गुणसूत्र कम हो गया। और 1 क्रोमोसोम का कम हो जाना, इसे नाम लिखा जाता है मोनोसोमी। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना है। मोनोसोमी का मतलब एक गुणसूत्र का कम हो जाना, उसको हम मोनोसोमी कहते हैं। कम होना उसको मोनोसोमी कहते हैं। अब इस मोनोसोमी को लिखने का तरीका होता है 2n-1। जैसे ये सेल 2n थी, अब ये 2n थी, तो उसमें एक गुणसूत्र कम हो गया तो -1 से लिख देंगे। मोनोसोमी के एग्जाम्पल की बात करें तो होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। टर्नर सिंड्रोम आप लोग डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ते भी है कि फीमेल में 2 एक्स में से एक एक्स गुणसूत्र कम हो जाता है। ये 2 एक्स है, अब इन 2 एक्स में से मान लीजिए ये एक्स क्रोमोसोम यहां पे कम हो जाए, जिसके बजाय यहां पे लिख देते 0। एक क्रोमोसोम का कम हो जाना, अरे कम हो जाना मतलब वही मोनोसोमी तो है। तो मोनोसोमी का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या बताओगे बच्चों? टर्नर सिंड्रोम। क्लियर? अगला केस लेते हैं। यहां पे बच्चों ये गुणसूत्र नंबर 1 जो था ये कम किया। इसी तरह से अच्छा एक का कम होना, वेरी गुड, मोनोसोमी। ये जो 3 था इसको भी कम कर दिया, 1 भी गायब कर दिया, 3 भी गायब कर दिया। बताओ यहां भी मोनोसोमी, यहां भी मोनोसोमी, कितनी जगह मोनोसोमी? वेरी गुड, 2 जगह मोनोसोमी हुई, तो इसी को नाम दे देंगे डबल मोनोसोमी। डबल मोनोसोमी का मतलब होता है 2 जगह यहां पर मोनोसोमी होना। इसको लिखने का तरीका होता है 2n-1-1। अच्छा -1 क्यों लिखते हैं? क्योंकि 2 जगह क्रोमोसोम कम होते हैं तो -1। एक 1 कम हुआ, ये वाला भी कम हुआ और ये वाला भी कम हुआ, तो 2 जगह कमी हुई तो -1 से लिखा गया। बात समझ में? अच्छा अब यहां पर क्या किया, 1 और 3 कम हुए थे, 1 और 3 कम हुए। ये 1 और 3 कौन से क्रोमोसोम होते हैं? 1 और 3, हाँ ये 1 की बात कर रहे हैं, 3 की बात कर रहे हैं, तो ये तो असमजात गुणसूत्र नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कम हुए। अब बच्चों यहां किया क्या, ये जो 2-2 थे, ये 2-2 का पूरा पेयर ही गायब हो गया, 2-2 गायब हो गया, यहां से 2 गायब हो गया, 2 गायब हो गया। अब बताओ यहां पे तो 2 गुणसूत्र कम हुए, मुझे बताओ यहां भी 2 कम हुए और यहां भी 2 कम हुए, फिर इनमें डिफरेंस क्या है? यस, इसमें जो 2 कम हुए थे वो हाँ नॉन होमोलोगस थे, जबकि यहां जो 2 कम हुए वो होमोलोगस थे, वो होमोलोगस थे। यहां होमोलोगस कम हुए, और होमोलोगस का कम होना इसको कहते हैं नलीसोमी। तो बहुत अच्छे समझना, मोनोसोमी में भी, डबल मोनोसोमी में भी 2 कम है, नलीसोमी में भी 2 कम है। अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? इसमें नॉन होमोलोगस कम हुए, अरे ये और ये नॉन होमोलोगस है, और यहां पर ये और ये मिला के कहें तो होमोलोगस का पूरा पेयर कम है। इसको लिखने का तरीका होता है 2n-2, यानी हाइपो एन्यूप्लॉइडी भी अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के। इसमें एक होता है मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी, नलीसोमी। अच्छे से याद रखना, एक कम है तो मोनोसोमी, 2 कम लेकिन नॉन होमोलोगस है तो डबल मोनोसोमी। ये पूछा जाएगा नलीसोमी का मतलब बताओ, तो पूरा होमोलोगस पेयर गायब हो जाना उसे हम नलीसोमी कह देते हैं, जिसको 2n-2 से प्रदर्शित किया जाता है। इन सब के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कम हुई, और कम हुई तो क्या नाम दिया गया? हाइपो एन्यूप्लॉइडी। इसी तरह से गुणसूत्रों की संख्या बढ़ भी तो सकती है, और बढ़ने वाले को नाम दे दिया जाएगा हाइपो के बजाय हाइपर एन्यूप्लॉइडी। क्या कह देंगे बच्चों? हाइपर एन्यूप्लॉइडी। वो क्या होते हैं उसको अब हम समझेंगे। एन्यूप्लॉइडी बच्चों हम समझ रहे थे, उसमें हाइपो एन्यूप्लॉइडी क्या होता है वो हमने समझा। हाइपर एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है क्रोमोसोम के सेट में एक क्रोमोसोम का बढ़ना, ये कहलाता है हाइपर एन्यूप्लॉइडी। एक भी बढ़ सकता है, 2 भी बढ़ सकते हैं, मतलब बढ़ना ही एक तरह का हाइपर एन्यूप्लॉइडी है। आपको समझाने के लिए सेल दी, इसमें हम हाइपर एन्यूप्लॉइडी अप्लाई करते हैं, मतलब सेट में गुणसूत्रों का बढ़ना। अब ये क्या क्या बढ़ सकते हैं इसको समझाने के लिए वही डायग्राम बना के समझते हैं। ये बच्चों नॉर्मल सेल थी जिनमें 6 क्रोमोसोम थे, वही नॉर्मल सेल जो है, इनको हम लिख सकते हैं 2n = यहाँ पर टोटल 6 क्रोमोसोम है, यहाँ 2n = 6 क्रोमोसोम है, 2 सेट है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम ये एक्स्ट्रा आके यहाँ पर बाइंड हो गया, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया। अब बताओ यहाँ पर 2 सेट तो उतनी ही है, बस एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए, और एक्स्ट्रा का आना यही कहलाता है हाइपर एन्यूप्लॉइडी।
एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए तो इसे नाम दिया जाता है ट्राइसोमी, एक का बढ़ना ट्राइसोमी। और इसको लिखने का तरीका होता है 2n+1, 2n+1। जैसे ये 2n था, एक बढ़ गया तो +1 लिख देंगे। इसके एग्जाम्पल में आता है जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये बच्चों आप डिजीज में पढ़ते हैं, डाउन सिंड्रोम में 21 3 टाइम्स हो जाता है। जैसे ये क्रोमोसोम नंबर 21, फिर से 21 और फिर से 21। बताओ कितनी बार आ गया? 3 बार। तो 3 बार 21 का होना ये डाउन सिंड्रोम कहलाता है। इसी तरह से क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई होता है, जानते हैं सभी। लेकिन मेल में एक एक्स्ट्रा एक्स और आ जाए, बताओ कितने एक्स हो गए? 2। तो एक एक्स्ट्रा एक्स का आ जाना ये एक तरह का ट्राइसोमी है। तो ट्राइसोमी के कई एग्जाम्पल है। सबसे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये ट्राइसोमी के बेस्ट एग्जाम्पल है। अच्छा, एक बढ़ गया इसलिए इसको कह दिया ट्राइसोमी। और ट्राई इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि एक जैसे 3 गुणसूत्र हो गए, एक जैसे 3 गुणसूत्र हो गए, इसलिए इसको नाम दे दिया गया ट्राइसोमी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये बच्चों वही नॉर्मल सेल थी, अब इसके अंदर ये क्रोमोसोम नंबर 1 यहां बिठाया, इसी तरह से यहां पर ये क्रोमोसोम नंबर 3 यहां बिठाया। अब बताओ, एक का बढ़ना, वेरी गुड, ट्राइसोमी। इसका बढ़ना ट्राइसोमी, कितनी जगह? 2 जगह, तो ये बन गए डबल ट्राइसोमी। इसको हम डबल ट्राइसोमी कह देंगे। लिखने का तरीका 2n+1+1, 2 जगह इसलिए +1+1 कह दिया। अब यहां पर क्या किया, सेल तो यही रखी, अब इसमें ये क्रोमोसोम नंबर 2 यहां बढ़ाया और एक और 2 यहां पर एक्स्ट्रा और बढ़ा दिया। अब बताओ, यहां 2 कितने हो गए? 4, यानी 2 एक्स्ट्रा 2 आ गए, तो इसी को कह देंगे टेट्रासोमी। टेट्रासोमी क्यों कहा? 2 जैसे यहां पे 4 हो गए, 1 2 3 4 है, 4 है इसलिए क्या नाम दिया गया? टेट्रासोमी। और इस टेट्रासोमी को लिखने का तरीका 2n+2। अब मेरा क्वेश्चन, ढंग से आंसर देना सभी। इसमें भी 2 गुणसूत्र बढ़े, इसमें भी 2 गुणसूत्र बढ़े, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, दोनों में ये डिफरेंस होता है कि इसमें जो 2 बढ़े वो नॉन होमोलोगस से असमजात गुणसूत्र है, लेकिन यहां पर दोनों के दोनों समजात है क्योंकि 2 ही बढ़े। तो याद रखना, ट्राइसोमी का मतलब 1 बढ़ना, डबल ट्राइसोमी का मतलब 2 बढ़ना, लेकिन दोनों नॉन होमोलोगस है। यहां पे भी 2 बढ़ना, टेट्रासोमी में 2 बढ़ना, लेकिन ये दोनों यहां पर होमोलोगस होते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? क्लियर हुआ सबको अच्छे से? क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे वो, 2n+2, 2n+2 किसको प्रदर्शित करता है? क्या आंसर दोगे बच्चों? यस, टेट्रासोमी को प्रदर्शित करता है। अच्छा, इन सब में गुणसूत्र बड़े हैं, बड़े हैं मतलब इसको क्या कह दिया? हाइपर एन्यूप्लॉइडी। बढ़ना ही तो हाइपर एन्यूप्लॉइडी है, तो इनको हम हाइपर एन्यूप्लॉइडी के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या सीखा? एन्यूप्लॉइडी 2 तरह की होती है, हाइपो एन्यूप्लॉइडी भी होती है और हाइपर भी होती है। हाइपो में गुणसूत्र कम हो जाते हैं, हाइपर में बढ़ जाते हैं। क्लियर? मोनोसोमी एक तरह का हाइपो था, ट्राइसोमी एक तरह का हाइपर है। तो ये एन्यूप्लॉइडी होती है। बात आती है एन्यूप्लॉइडी क्यों हो जाती है? एन्यूप्लॉइडी का कारण, असगुणिता मतलब एन्यूप्लॉइडी, अगुणिता का कारण होता है गुणसूत्रों का नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन से मतलब ये होता है जब मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो गुणसूत्र प्रॉपर तरीके से अलग नहीं हो पाते। गुणसूत्र प्रॉपर तरीके से अलग नहीं हो पाते, उसी को कहा जाता है नॉन डिसजंक्शन। अर्थात अर्ध गुणसूत्रण के समय गुणसूत्रों का पृथक न हो पाना, प्रॉपर पृथक न हो पाना, इसी को नॉन डिसजंक्शन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम 1 है और ये 1 है, तो ये ऐसे ऐसे पृथक होना चाहिए था, लेकिन बाय मिस्टेक ये 1 भी, बाय मिस्टेक यहां पर ये वाला 1 भी यहां पर इसी तरह चला जाए, इसी साइड चला जाए, तो दोनों 1 एक साइड चले जाएंगे, प्रॉपर अलग नहीं हुए, दोनों एक ही साइड चले जाए, तो इसी को हम नॉन डिसजंक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर? और इसी नॉन डिसजंक्शन की वजह से ही ये एन्यूप्लॉइडी होती है। कहीं क्रोमोसोम कम भी हो जाते हैं, कहीं ज्यादा भी हो जाते हैं। तो ये हमने एन्यूप्लॉइडी के बारे में समझा, ये इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन आ चुका है, तो अच्छे से ये ध्यान भी रखना है। क्लियर? अगला केस लेते हैं, उत्परिवर्तन में अगला लेते हैं गुणसूत्रीय उत्पन्न, व्युत्पन्न। गुणसूत्रीय व्युत्पन्न का मतलब इंग्लिश में कहें ज्यादा अच्छा समझ में आता है क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन का मतलब होता है गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। गुणसूत्रीय व्युत्पन्न, क्रोमोसोमल एब्रेशन, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। गुणसूत्रों की संरचना में क्या परिवर्तन हो सकता है? जैसे क्रोमोसोम का कोई भाग कट जाए, कोई भाग उल्टा जुड़ जाए, कोई एक्स्ट्रा भाग जुड़ जाए, तो किसी भी तरह से संरचना गड़बड़ होना, संख्या नहीं, संरचना में गड़बड़ होना, यही क्रोमोसोमल एब्रेशन, गुणसूत्रीय व्युत्पन्न कहलाता है। अब ये व्युत्पन्न भी अलग अलग प्रकार का होता है। इनमें सबसे पहले नंबर पे लेते हैं अभाव मतलब डिलीशन। डिलीशन का मतलब गुणसूत्र के किसी भाग का
विलोप हो जाना, विलोप मतलब कट जाना, ये दो प्रकार का देखा गया है। गुणसूत्र का कोई भाग है कट गया, वो डिलीशन है। ये दो प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं, ये बच्चों क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम में यहां पर जीन लगी थी 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 1 से लेकर 8 जीन है। अब बच्चों हुआ क्या, यहां से नीचे से इस क्रोमोसोम का भाग कटा, नीचे से हल्का सा भाग कटा, और कट होने की वजह से अब यहां पर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये वाला भाग यहां से 7 8 वाला डिलीट हो गया। तो मुझे बताओ, क्या यहां पर एंड से, यहां से डिलीट हुआ, यहां से डिलीट हुआ, मतलब एंड से डिलीट हुआ, और एंड से डिलीट हुआ तो उसी को कहा गया टर्मिनल डिलीशन। एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। डिलीशन क्यों लिखा, हां कट गया, अरे क्रोमोसोम का भाग यहां से कट गया तो डिलीशन लिख दिया, एंड से कटा तो टर्मिनल लिख दिया, तो नाम बन गया टर्मिनल डिलीशन। अच्छा, इसी को ही अंतस्थ विलोपन के नाम से भी जानते हैं, यह टर्मिनल डिलीशन कहलाता है। क्लियर। इस टर्मिनल डिलीशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है क्राइड्यूचेट सिंड्रोम। क्राइड्यूचेट सिंड्रोम में होता क्या है, जो गुणसूत्र नंबर 5 होता है उसकी छोटी भुजा में डिलीशन हो जाता है। जैसे बच्चों ये क्रोमोसोम नंबर, यहां समझाने के लिए मैंने क्रोमोसोम नंबर 5 को यहां बनाया। अब इस 5 के अंदर हुआ क्या, यहां पर ये छोटा सा भाग, इतना सा भाग मान लो डिलीट हो गया। ये क्रोमोसोम 5 है, इसकी ये छोटी भुजा में डिलीशन हो गया, और इसी छोटी भुजा में एंड से डिलीशन हुआ, इस एंड से डिलीशन हुआ, मतलब टर्मिनल डिलीशन हुआ। तो ध्यान रखना, क्राइड्यूचेट सिंड्रोम मनुष्य के 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा पर टर्मिनल डिलीशन के कारण होता है। तो टर्मिनल डिलीशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है क्राइड्यूचेट सिंड्रोम, क्रोमोसोम 5 की छोटी भुजा में होता है। क्लियर, ये तो था टर्मिनल। एक एग्जांपल और लेते हैं। ये बच्चों मैंने क्रोमोसोम को बनाया। अब इस क्रोमोसोम में हुआ क्या, यहां पर जो था सेम वही रहा, लेकिन ये जो बीच का 5 6 नंबर वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग यहां पर कट गया। अब बताओ, यहां 1 2 3 4 और कौन है, 7 8 है, ये 7 8 है, बीच का 5 6 वाला भाग कट गया। मुझे बताओ, इस बार बीच में से कटा है तो ये टर्मिनल तो नहीं है, और बीच में से कटा तो इसे नाम दिया गया इंटरकैलरी डिलीशन, अंतर्वेशी विलोपन। इंटरकैलरी का मतलब इंटरनल डिलीट होना, तो इसे हम इंटरकैलरी डिलीशन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, डिलीशन दो प्रकार का हो गया, ये तो हो गया टर्मिनल और ये हो गया इंटरकैलरी। एंड से कटे तो टर्मिनल, और अगर बीच में से कटे तो इसे नाम दिया जाता है इंटरकैलरी। तो कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार का यहां पर ये डिलीशन होता है। क्लियर। अगले नंबर पे, अच्छा यहां बताइएगा, अगले नंबर पे लिया हमने इन्वर्जन। अभी जो हमने डिलीशन पढ़ा था उसमें क्रोमोसोम की संख्या उतनी है, बस उसकी संरचना में परिवर्तन हुआ था कि क्रोमोसोम का कुछ भाग कट गया, तो वो एक तरह का क्रोमोसोमल एब्रेशन था। इसी तरह से अगला केस लेते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है किसी भाग का अपनी जगह पे ही उल्टा जुड़ जाना, किसी भाग का अपनी जगह पे ही उल्टा जुड़ जाना, इन्वर्स जुड़ जाना, उसी को हम इन्वर्जन कहते हैं। गुणसूत्र के किसी खंड का टूटकर पुनः उसी गुणसूत्र पर उल्टे क्रम में जुड़ना, कैसे, उल्टा क्रम में जुड़ जाना, इसे हम इन्वर्जन कहते हैं। इसे बच्चों आप ऐसे समझिएगा, यहां पर यह क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम में क्या हुआ कि यहां से कुछ भाग कटा। अच्छा, कटने के बाद यहां पर क्या हुआ, ये इतना सा पार्ट, ध्यान से देखिएगा सभी, ये इतना सा भाग यहां से कटता है, और यहां से कटने के बाद ये जो 6 7 वाला भाग है, ये कटने के बाद इसी जगह पे उल्टे ऑर्डर में जुड़ जाता है। उल्टे मतलब यहां पर 6 7 है, यहां 7 6 जुड़ गया। अब बताओ, ये भाग कटा, उसी जगह पे जुड़ा, लेकिन इन्वर्स ऑर्डर में जुड़ गया, और इन्वर्स ऑर्डर में जुड़ना, इसी को नाम दिया जाता है इन्वर्जन। अब जब यहां इन्वर्जन हुआ, ये क्रोमोसोम का बीच वाला भाग जानते हो सभी, सेंट्रोमियर कहलाता है। जब ये इन्वर्जन हुआ तो इसमें सेंट्रोमियर का कोई रोल नहीं है, और सेंट्रोमियर का कोई रोल नहीं तो इसको हम पैरासेंट्रिक कहते हैं। इस इन्वर्जन को क्या कहा जाता है, पैरासेंट्रिक, क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर का कोई रोल नहीं होता, तो ये बन गया पैरासेंट्रिक। अगला केस यहां लेते हैं। यहां बच्चों ये क्रोमोसोम है। अब इसमें क्या हुआ कि यहां से इतना भाग कटा, ये इतना भाग कटा, और जब ये कट कर यहां जुड़ा तो ये यहां पर ऐसा जुड़ा कि ये इनवर्स फॉर्म में जुड़ा, मतलब 1 2 के बाद यहां आ गया 6 5 4 3, उल्टे क्रम में जुड़ गया। लेकिन इस बार खास बात क्या है, यहां सेंट्रोमियर भी घूम गया, और जब ये घुमा तो सेंट्रोमियर भी घूम गया, और सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो गया, तो इसे पेरिसेंट्रिक कह दिया गया। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां सेंट्रोमियर का रोल नहीं था क्योंकि यहां इन्वर्जन हुआ, लेकिन इसमें जब ये पूरा घुमा तो सेंट्रोमियर भी घूम गया,
तो सेंट्रोमियर आ गया तो पेरीसेंट्रिक हो गया। तो इन्वर्जन कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का, पेरा और पेरी। यहां ऐसे याद रखा करो, ए का मतलब होता है बच्चों अब्सेंट, इसमें सेंट्रोमियर अब्सेंट था तो पेरा के दिया। यहां आई का मतलब इन्वोल्व, सेंट्रोमियर इन्वोल्व था तो पेरी के दिया। बात समझ में? तो ये 2 प्रकार का हो गया, पेरासेंट्रिक एंड पेरीसेंट्रिक। और इनके क्या मीनिंग होते हैं, क्लियर हुआ बच्चों सबको अच्छे से? तो हमने सीखा इन्वर्जन। अब मुझे बताओ, क्या यहां गुणसूत्रों की संख्या कम हुई, ज्यादा हुई? नहीं, संख्या तो उतनी ही है, बस उसकी संरचना में बदलाव आ रहा है। और संरचना में बदलाव आना, इसी को हम कहते हैं गुणसूत्रीय विपतन, क्रोमोसोमल एब्रेशन। अच्छा, ये कौन सा था? इन्वर्जन। अगले नंबर पे लेते डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन नाम से समझ में आ रहा है, किसी भाग का डबल बार हो जाना। डबल बार हो जाना, यही तो डुप्लीकेशन होता होगा। समझने के लिए, गुणसूत्र पर किसी खंड का 2 बार उपस्थित होना, 2 बार उपस्थित होना, इसी को बच्चों डुप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। जैसे आपको समझाने के लिए क्रोमोसोम बनाया, इन दोनों क्रोमोसोम पे, ये क्रोमोसोम दोनों पर सेम जीन है, मतलब इधर भी ए, इधर भी ए, इधर भी बी, बी, सी, सी, समान जीन है। और समान जीन तभी हो सकती है जब ये समजात गुणसूत्र हो। समजात गुणसूत्र मतलब होमोलोगस, इंग्लिश में हम कहें होमोलोगस क्रोमोसोम थे। अब इस होमोलोगस क्रोमोसोम में यहां से इसका एक छोटा सा भाग कटा और इसके ये अंतिम सिरे पर आकर यहां आके जुड़ जाए। यहां से भाग कटता है, अंतिम सिरे पे आके जुड़ जाता है, तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। ये भाग यहां से कट के इसके अंतिम सिरे पे आया, तो यहां पर, यहां से कट के जब ये अंतिम सिरे पे जुड़ा, तो आप देखोगे यहां ईएफ, यहां जो ईएफ दिखाई दे रहा है, ये 2 बार आ गया, क्योंकि इसका ईएफ वाला भाग भी यहां जुड़ गया। तो ईएफ कितनी बार हो गया? 2 बार। और 2 बार होना, इसी को हम डुप्लीकेशन कह देते हैं। डुप्लीकेशन का मतलब किसी जीन का 2 बार पाया जाना, इसी को हम डुप्लीकेशन कह देते हैं। अच्छा, ये डुप्लीकेशन क्यों हुआ? क्योंकि समजात गुणसूत्र में यहां का भाग कट के उसी के समजात वाले के एंड पे आके जुड़ गया, 2 बार हो गया, तो इसलिए इसको डुप्लीकेशन नाम दे दिया गया। तो ये डुप्लीकेशन होता है। तो डुप्लीकेशन का मतलब समझ में आया? समजात का एक भाग कटा, दूसरे एंड पे जाके जुड़ गया, तो हो गया डुप्लीकेशन, क्योंकि 2 बार आ जाता है। क्लियर? अच्छा, यहां पर भी आप देख रहे हैं गुणसूत्रों की संख्या उतनी की उतनी है, यहां 2, यहां भी 2, बस संरचना में बदलाव आ रहा है। और संरचना में बदलाव, यस, क्रोमोसोमल एब्रेशन, गुणसूत्रीय विपतन के नाम से जानते हैं। अगले नंबर पे लेते हैं, और वो है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब ये होता है, जो हमने अभी डुप्लीकेशन पढ़ा, सेम उसी तरह से होता है, बस अंतर ये होता है कि यहां समजात गुणसूत्र नहीं, यहां असमजात गुणसूत्र होते हैं। तो बहुत ध्यान समझिएगा, किसी गुणसूत्र के एक भाग का टूटकर किसी दूसरे असमजात गुणसूत्र से जुड़ जाना। एक भाग टूटा और असमजात पे जाके जुड़ जाए, तो उसी को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। एक भाग टूट के असमजात पे जुड़ जाए, डायग्राम से समझेंगे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अच्छा, ये जो ट्रांसलोकेशन होता है, इसे ही इल्लीगल क्रॉसिंग ओवर भी कहा जाता है। इलिगिटमेंट, इल्लीगल क्रॉसिंग ओवर। आप लोग जानते हैं होमोलोगस में आदान प्रदान होना, समजात में आदान प्रदान होता है क्रॉसिंग ओवर, लेकिन यहां समजात नहीं है, असमजात है, तो ये लीगल नहीं, एक तरह का इल्लीगल काम होता है, इसीलिए इसको इल्लीगल क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं समझेंगे अभी धीरे धीरे। एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहला वाला सिंपल ट्रांसलोकेशन। मतलब ट्रांसलोकेशन में भी अलग अलग टाइप है। पहला सिंपल ट्रांसलोकेशन, इसमें क्रोमोसोम का भाग कटेगा और बिल्कुल अंत पे आके जुड़ेगा, कुछ इस तरह से। ये क्रोमोसोम 1 है और ये 2 है, अलग अलग क्रोमोसोम है, क्योंकि जीन अलग अलग है। यहां 1 2 3 4 5 जीन है, यहां ABCD जीन है। दोनों पर जीन समान या अलग? हाँ, अलग अलग जीन है, मतलब ये दोनों हो गए असमजात गुणसूत्र। अब यहां पर असमजात गुणसूत्र में हुआ क्या? यहां से इसका भाग कटा, यहां से कटा और इसके अंतिम सिरे पे आके जुड़ गया, मतलब वही डुप्लीकेशन जैसा, लेकिन यहां असमजात में हो रहा है। और जब ये भाग यहां से कटा, तो कटने के बाद हमने चेक किया, तो ये बच्चों कुछ इस तरह से, ये 5 6 कट के यहां जुड़ गया। बात समझ में? तो ये वही सेम डुप्लीकेशन जैसा, लेकिन ये हुआ है असमजात गुणसूत्र में। तो असमजात गुणसूत्र में ऐसे कट कर दूसरे के अंतिम सिरे पर जुड़ जाना, इसे कहा जाता है सिंपल ट्रांसलोकेशन। ये तो था सिंपल। इसी में ही अगला केस लेते हैं, और वो है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में अंतर इतना सा होता है कि इसमें दोनों का पार्ट एक्सचेंज ही हो जाता है। जैसे क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज होता है, सेम यहां पे भी एक्सचेंज हो जाता है। कुछ इस तरह से समझिएगा, असमजात गुणसूत्रों के मध्य आदान प्रदान होना, बिल्कुल खंड का आदान प्रदान ही हो जाता है। ऐसे समझिए, ये असमजात गुणसूत्र है, यहां से ये भाग कटा,
यहां से ये भाग कटा यहां पहुंचेगा और यहां का भाग कटेगा और यहां पहुंचेगा, तो दोनों में से आदान प्रदान होगा और ये आदान प्रदान होना यही रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है। जब यहां पर ट्रांसलोकेशन हुआ तो ट्रांसलोकेशन के बाद ये हुआ EA पहुंच गया इधर और 5-6 पहुंच गया इधर, तो दोनों में से एक्सचेंज ही हो गया और ये एक्सचेंज हो जाना इसी को रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। यही क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। बात समझ में? अच्छा, ऐसे एक्सचेंज होना ये एक तरह का क्रॉसिंग ओवर ही है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर तो होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है। यह है असमजात नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, और नॉन होमोलोगस में से एक्सचेंज होना, इसलिए इसको नाम दिया था इलीगल क्रॉसिंग ओवर। इलीगल क्रॉसिंग ओवर इसलिए तो कहा गया क्योंकि ये लीगल काम नहीं है, क्योंकि जब जब ऐसा काम होगा इससे बच्चों कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही होगी, डिजीज ही होती है, और इसी की वजह से एक डिजीज होती है क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन की वजह से ही क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया होता है, जो कि गुणसूत्र 22 और 9 के बीच में आदान प्रदान के कारण होता है। ऐसे समझिए, ये क्रोमोसोम नंबर समझाने के लिए लिया 22 और यहां पे बच्चों ये क्रोमोसोम नंबर ले लिया 9। ये 22 है, ये 9 है। अब इनके बीच में यहां से एक भाग कटा, यहां पहुंचा, यहां का भाग कटा, यहां पहुंचा। अब बताओ, वही आदान प्रदान हो रहा है, यानी रेसिप्रोकल हो रहा है, और ये 22 और 9 कौन से? असमजात। तो असमजात में से जीन का एक्सचेंज होना ये रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है, और इसी ट्रांसलोकेशन की वजह से ही CML हो जाता है। CML मतलब क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया हो जाता है। तो डिजीज याद रखना, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया किसकी वजह से होता है? क्या आंसर दोगे बच्चों? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है। क्लियर? और ये एक तरह का इलीगल क्रॉसिंग ओवर ही है। क्लियर? अच्छा, यहां पे भी आप देख रहे हैं संरचना में बदलाव हो रहा है, मतलब इसका भाग इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है। संरचना में बदलाव होना मतलब वही गुणसूत्री विपतन ही है। ये सब बातें जितनी भी मैंने अभी समझाई है सारी क्रोमोसोमल एब्रेशन की है। अब जितना समझा उसको समराइज करते हैं। क्रोमोसोमल एब्रेशन 4 तरीके के मैंने आपको समझाए। पहला था, नाम से समझ में आ जाएगा, बस एक बार सुनो अच्छे से, डिलीशन। डिलीशन का मतलब, हाँ, गुणसूत्र का भाग कट जाना। 2 प्रकार का, अंत से कटे तो टर्मिनल, बीच से कटे तो इंटरकेलरी, खत्म। इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब उल्टा जुड़ जाना। सेंट्रोमियर आए तो उसको कहा जाता है पेरी, सेंट्रोमियर ना आए तो पैरासेंट्रिक। क्लियर? अगले नंबर पे आता है डुप्लीकेशन, तीसरे नंबर पे। समजात में पार्ट का एक पार्ट से कट होकर दूसरे पे जुड़ जाना, डबल बार हो जाना, वो कहलाता है डुप्लीकेशन। और रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन और सिंपल ट्रांसलोकेशन, ये ट्रांसलोकेशन के 2 टाइप, जो कि असमजात गुणसूत्र में होता है। अच्छा, पार्ट बिल्कुल एक्सचेंज ही हो जाए तो ये बन जाता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो टोटल कितने प्रकार हो गए? 4, और इन चारों को भी आप अच्छे से ध्यान रखें, यह भी इंपॉर्टेंट है। इनमें से वो डिजीज भी याद रखना। क्राइड्यूचेट क्यों हुआ था? क्रोमोसोम 5 की छोटी भुजा में टर्मिनल डिलीशन हुआ था। और CML क्यों हुआ? 22 और 9 गुणसूत्र के बीच में जीन का एक्सचेंज होने की वजह से ही ये CML हो जाता है। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या क्या होता है, इन सब के बारे में आपको यहां समझाया गया। क्लियर? डायग्राम से इसको समझो, बहुत अच्छे से इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर? अभी तक हम जितनी भी बातें समझ रहे थे ये सारी बच्चों क्रोमोसोम से रिलेटेड थी। अब हम स्पेशल टाइप का म्यूटेशन समझेंगे जिसमें जीन में गड़बड़ होगी। अभी तक हम क्रोमोसोम वाले पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ेंगे? जीन की गड़बड़ वाले, मतलब जीन म्यूटेशन। जीन उत्परिवर्तन, जीन म्यूटेशन क्या होता है, अब इसको हम समझते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, जीन में गड़बड़ हो जाए, जीन में गड़बड़ हो जाए तो इसको हम जीन म्यूटेशन कह देते हैं। समझाने के लिए ये जीन है, इस जीन में यहां पर समझाने के लिए ग्वानिन नाइट्रोजन बेस है। कौन सा है? ग्वानिन। अब बच्चों यहां पर म्यूटेशन हुआ और यहां जीन में आ गया थाइमिन। तो बताओ, क्या पूरा क्रोमोसोम खराब हो गया? नहीं, क्रोमोसोम खराब नहीं हुआ, इस जीन में जी के बजाय टी आ गया, इतना सा परिवर्तन हुआ। केवल ग्वानिन की बजाय थाइमिन आ गया, बस एक छोटा सा चेंज हुआ, यह भी एक म्यूटेशन है, यह भी एक म्यूटेशन है। और जीन में गड़बड़ हुई इसलिए जीन म्यूटेशन नाम दिया। अच्छा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर म्यूटेशन हो रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट पे म्यूटेशन हो रहा है, इसलिए इसको यहां पर बिंदु उत्परिवर्तन, इंग्लिश में लिखे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, पॉइंट म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। तो जीन म्यूटेशन का ही दूसरा नाम पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे म्यूटेशन होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है पॉइंट म्यूटेशन। क्लियर? अब ये जीन म्यूटेशन जो होता है इसको फिर से 2 भाग में डिवाइड किया गया। इसके 2 भाग किए गए। इसके 2 भाग में सबसे पहला आता है प्रतिस्थापन, इंग्लिश में कहें सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा आता है फ्रेम शिफ्ट। तो ये 2 प्रकार का होता है, सब्स्टिट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट।
अब ये दोनों क्या क्या होते हैं इनके बारे में समझेंगे, कब सब्स्टिट्यूशन कहते हैं और कब फ्रेम शिफ्ट कहते हैं। पहले इनका मीनिंग समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक नाइट्रोजन क्षार का दूसरे नाइट्रोजन क्षार द्वारा प्रतिस्थापन, चेंज हो जाना। एक की जगह दूसरा आ जाए तो उसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन। अच्छा, फ्रेम शिफ्ट में या तो एक नाइट्रोजन बेस एड हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा, तो उसको कह देंगे फ्रेम शिफ्ट। इसको मैं डायग्राम से समझाता हूं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ध्यान से देखो, ये बच्चों मैंने डीएनए में कुछ नाइट्रोजन बेस बनाए। ध्यान से देखो कितने हैं, काउंट करो नाइट्रोजन बेस, 1 2 3 4 5 6, 6 नाइट्रोजन बेस लिख दिए, 6 है। अब बच्चों यहां पर जो नाइट्रोजन बेस था ग्वानिन, अब यहां चेंज हुआ और चेंज होने के बाद ग्वानिन के बजाय यहां एडिनिन आ गया। ग्वानिन के बजाय एडिन आ गया, मतलब इसकी जगह ग्वानिन की जगह एडिनिन आ गया, तो ग्वानिन का एडिनिन ने प्रतिस्थापन कर दिया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब यहां देखो नाइट्रोजन बेस गिने 1 2 3 4 5 6, तो वही 6 के 6। पहले नाइट्रोजन बेस कितने थे, 6। चेंज होने के बाद भी 6। क्या नाइट्रोजन बेस कम हुए, नहीं। ज्यादा हुए, नहीं। बस इसकी जगह दूसरा आ गया। तो एक की जगह दूसरा आ जाना, इसी को हम प्रतिस्थापन कहा जाता है। एक की जगह दूसरा आ जाना, यही प्रतिस्थापन होता है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट का मैच चल रहा है, उसमें 11 प्लेयर फील्डिंग करते हैं, जानते सभी। अब उसमें से मान लीजिए एक प्लेयर को कोई चोट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, उसमें चोट लग जाए, तो वो हट जाता है और उसकी जगह दूसरा प्लेयर आ जाता है। तो जो हटा उसकी जगह दूसरा आ जाता है, और जो दूसरा आता है उसको कहते हैं ना कि एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, प्रतिस्थापित प्लेयर है। तो प्रतिस्थापन का मतलब एक की जगह दूसरा आ जाना, तो एक की जगह दूसरे का आना, यही प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्लियर। नाइट्रोजन बेस न कम होंगे न ज्यादा होंगे, बस रिप्लेस हो जाता है, मतलब इंजर प्लेयर की जगह दूसरे ने उसको रिप्लेस कर दिया। अब यहां देखना फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन बेस या तो जुड़ेगा या फिर नाइट्रोजन बेस कम हो जाएगा। तो इससे नाइट्रोजन बेस कम ज्यादा हो जाते, यहां कम ज्यादा नहीं होते, यहां जरूर होते। ऐसे समझिएगा, यहां नाइट्रोजन बेस गिनो कितने हैं, 1 2 3 4, ऐसे गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 है। अब यहां पे हुआ क्या कि इस ए का यहां बीच में जुड़ा हो गया, यहां आके ए जुड़ गया, और जब ए जुड़ गया तो अब यहां पर आएगा ए के बाद फिर कौन सा आ गया, एक और ए आ गया। अरे एक के बाद नया ए आ गया, कुछ जुड़ गया। जुड़ने की वजह से अब हो गए 1 2 3 4 5 6 7, नाइट्रोजन बेस 7 हो गए। तो नाइट्रोजन बेस का इसे जुड़ना यह कहलाता है फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जहां जुड़ता है उसके आगे की फ्रेम में बदलाव करता है। कैसे बदलाव करता है, इसको मैं एग्जांपल समझाऊंगा अभी। जहां जुड़ता है या जहां से हटता है, कुछ भी हो सकता है, यह जुड़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो जहां जुड़ता है, जहां घटता है, उसके आगे की फ्रेम बदलती है, इसलिए इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा जाता है। इसको हम आगे समझेंगे डिटेल में और। अच्छा, अभी मैंने आपको यह बताया जीन म्यूटेशन 2 प्रकार का होता है, सब्स्टिट्यूशन, फ्रेम शिफ्ट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब बोलो बच्चों, हां, एक की जगह दूसरे का प्रतिस्थापन हो जाना, एक की जगह दूसरा आ जाना, यह प्रतिस्थापन कहलाता है। इसमें तो कोई नाइट्रोजन बेस या तो एक्स्ट्रा आ जाएगा या कोई कम ही हो जाएगा, या तो एक्स्ट्रा आना या कम हो जाना, यह कहलाता है फ्रेम शिफ्ट कहलाता है। एक एक करके दोनों को डिटेल में समझते हैं। पहले पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन समझाने के लिए, अच्छा, इस सब्स्टिट्यूशन को समझाने के लिए इसके भी बच्चों 2 भाग किए गए। इसके 2 भाग में पहले नंबर पे आता है ट्रांजिशन, संक्रांति। बेस्ट है कि आप इंग्लिश नाम याद रखें, ट्रांजिशन, और दूसरा नाम आता है ट्रांसवर्जन। एक होता है ट्रांजिशन और एक होता है ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन का मतलब पहले समझो। ट्रांजिशन का मतलब होता है प्यूरिन की जगह प्यूरिन का आना, मतलब प्यूरिन को प्यूरिन ने ही बदल दिया, प्यूरिन का बदलाव प्यूरिन ने ही किया, या पायरिमिडिन की जगह पायरिमिडिन आना, सेम का सेम से प्रतिस्थापन, प्यूरिन का प्यूरिन से, पायरिमिडिन का पायरिमिडिन से, तो इसे कहा जाता है ट्रांजिशन। तो बात आती है ट्रांसवर्जन में क्या होता है, उल्टा होता है, प्यूरिन की जगह पायरिमिडिन आएगा या पायरिमिडिन की जगह प्यूरिन आएगा, तो उसको ट्रांसवर्जन कहेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है एक बार फिर पूछता हूं मैं आपसे। ट्रांजिशन का मतलब, हां, प्यूरिन का प्यूरिन से या पायरिमिडिन का पायरिमिडिन से, सेम का सेम से रिप्लेसमेंट होना, यह ट्रांजिशन कहलाता है, और किसी और से रिप्लेस हो जाना, यह ट्रांसवर्जन कहलाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। डायग्राम बना के समझते हैं। यहां बच्चों नाइट्रोजन बेस गिनो कितने हैं, 6 है। अब यहां म्यूटेशन हुआ और यहां पर वापस 6 आ गए, गिन लो ऐसे, 1 2 3 4 5 6,
यहां पे भी वही 6 है। अब यहां पर आपने क्या देखा, ग्वानिन की जगह एडेनिन आ गया, दिख रहा है साहब साहब, ग्वानिन की जगह एडेनिन आ गया। अब आप बताओ बच्चों, ग्वानिन प्यूरिन पायरिमिडीन, वेरी गुड। ग्वानिन तो होता है आप सभी जानते हैं प्यूरिन, ग्वानिन यहां पर क्या है बच्चों, प्यूरिन। यहां आपको समझाने के लिए प्यूरिन बना दिया, ये प्यूरिन है। अच्छा एडेनिन क्या है, ये भी तो प्यूरिन है। बताओ पहले क्या था, प्यूरिन, बाद में प्यूरिन, प्यूरिन की जगह प्यूरिन ही तो आ रहा है, प्यूरिन की जगह प्यूरिन ही आ रहा है, तो इसको नाम दिया जाएगा ट्रांजिशन। क्यों कहा ट्रांजिशन, क्योंकि प्यूरिन की जगह प्यूरिन आया है, बात समझ में। अच्छा यहां बच्चों अगला एग्जांपल लेते हैं, यहां पर ये फिर से डीएनए को बनाया, चेंज किया और यहां आ गया। आपने क्या देखा, सब सेम है, टी की जगह यहां जो आपको टी दिखाई दे रहा है, टी की जगह सी आ गया, टी की जगह सी आ गया। अब बताओ टी क्या है, पायरिमिडीन, सी क्या है, पायरिमिडीन। बताओ पहले क्या था, पायरिमिडीन, बाद में भी पायरिमिडीन, पायरिमिडीन की जगह पायरिमिडीन ही आया, पायरिमिडीन की जगह पायरिमिडीन ही आया। तो इसका मतलब पायरिमिडीन का पायरिमिडीन से प्रतिस्थापन, इसको भी हम ट्रांजिशन ही कहेंगे, मतलब ये भी ट्रांजिशन ही है। तो ट्रांजिशन कब कहना है, प्यूरिन का प्यूरिन से, पायरिमिडीन का पायरिमिडीन से प्रतिस्थापन, ये ट्रांजिशन होता है। यहां आप समझते हैं। नाइट्रोजन बेस गिनो वही 6, अब यहां पर चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद जी के साथ यहां पे आ गया, सामने टी आ गया, जी का प्रतिस्थापन टी ने किया। अब सोच के बताना, ग्वानिन प्यूरिन पायरिमिडीन, वेरी गुड, ये पीयू मतलब प्यूरिन, और ये हो गया पायरिमिडीन, प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन आया, प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन आया, तो इसको नाम दे देंगे ट्रांसवर्जन। बात समझ में। तो ट्रांसवर्जन कब कहते हैं, ट्रांजिशन कब कहते हैं, क्लियर हुआ सबको अच्छे से। ये जो ट्रांसवर्जन है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज होती है जिसमें हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में चेंजेस आ जाते हैं, उसमें अमाइनो एसिड 6 वाला बदल जाता है, 6 अमीनो एसिड बदल जाता है, वो सब बच्चों इस ट्रांसवर्जन की वजह से होता है। वहां पे एक नाइट्रोजन बेस दूसरे से रिप्लेस होता है, लेकिन वहां पे भी एक तरह का ट्रांसवर्जन ही होता है। तो ट्रांसवर्जन की वजह से ही सिकल सेल एनीमिया डिजीज होती है। इस डिजीज में क्या क्या होता है डिटेल में जेनेटिक्स में इसमें पढ़ाया जाता है। जेनेटिक्स में एक स्पेशल टाइप की जब जीन पढ़ते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन, तो वहां पे ये एग्जांपल आपको वहां सिखाया जाएगा। तो ध्यान रखिए, इस सिकल सेल एनीमिया को अभी डिटेल में नहीं ले रहे, इसको जेनेटिक्स में जब हम प्लियोट्रोपिक जीन पढ़ते हैं वहां इसको डिटेल में समझाया जाता है, क्लियर। लेकिन इतना जरूर याद रखना, सिकल सेल एनीमिया किसका उदाहरण है, तो जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन में भी सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन में भी ट्रांसवर्जन का एग्जाम्पल होता है। क्लियर हुआ इतना, बस ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको याद भी रखना है, क्लियर। अच्छा, तो ये मैंने आप लोगों को अभी समझाया सब्स्टिट्यूशन, 2 प्रकार का था, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन, और इनके क्या मीनिंग है ये हमने क्लियर किए, क्लियर। अगले नंबर पे लेते हैं फ्रेमशिप म्यूटेशन। फ्रेमशिप म्यूटेशन फिर से 2 प्रकार का होता है, इसमें एक होता है एडिशन और दूसरा होता है डिलीशन। नाम से समझ में आ रहा है, नाइट्रोजन बेस जुड़ जाए तो एडिशन, हट जाए तो डिलीशन नाम दे देंगे। जैसे आपको समझाने के लिए ये यहां डीएनए की सीक्वेंस, एमआरएनए की सीक्वेंस बनाई है, इस सीक्वेंस को आप ध्यान से देख के बताइएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कोडोन बनाऊं, तो हमने पहले ही पढ़ा है कोडोन हमेशा 3-3 के जोड़े से बनाते जाते हैं। यहां बच्चों सामान्य कोडोन बनाए, बताओ पहला कोडोन AUG, अरे 3 का जोड़ा बना लो, सीधी बात है, AUG। दूसरा बोलो CUA, यही बनेगा। तीसरा बोलो, देखते जाओ, GUU। चौथा CGU, चौथा CGU। ये सामान्य कोडोन कितने बन गए, 4। अब बच्चों हुआ क्या, यहां पर मान लीजिए समझाने के लिए कि हमने एडिशन किया, सिखाने के लिए यहां पर A का जुड़ाव कर दिया कि इस जगह पर यहां पर एडेनिन को जोड़ दिया, यहां पर किसको जोड़ दिया, एडेनिन को, मतलब जुड़ गया। अब जुड़ने से हुआ क्या, पहला कोडोन तो AUG ही रहा, जहां जुड़ा, अब इसके बाद कोडोन बोलना, तो सेकंड नंबर पे जब कोडोन बनेगा तो ACU आ जाएगा, अरे ये तो आएगा ACU। अच्छा, उसके बाद वाला बोलो तो AGU आ जाएगा, उसके बाद वाला बोलो तो UCJ आ जाएगा। अरे भाई 3-3 के जोड़े बनाते जाएंगे। अब यहां कंपेयर करो, सामान्य कोडोन को A के जुड़ने के बाद कंपेयर करो, पहले AUG था, अभी भी AUG वही है, लेकिन दूसरा वाला यहां बदल गया, तीसरा वाला बदल गया, चौथा वाला बदल गया। जहां जुड़ता है उसके आगे के सारे बदलते हैं। सिखाया था ऐसा मैंने पहले आप लोगों को जब हम कोडोन पढ़ रहे थे, जहां जुड़ता उसके आगे के सारे बदलते हैं। तो यहां से आगे में परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन हुआ तो आगे की फ्रेम क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है।
अरे आगे की फ्रेम बदल गई क्योंकि यहां के आगे के सारे कोडन खराब होते जा रहे हैं। जहां जुड़ता उसके आगे के पूरी फ्रेम खराब हो जाती है, तो ये एक तरह का फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा। अच्छा, कितने जोड़े? एक को जोड़ा, ए को जोड़ा। अब बच्चों मैंने क्या किया, यहां पर एक और ए जोड़ दिया और यहां ए एक और जोड़ दिया। कितने ए जोड़ दिए? 3। मतलब यहां पर ए का जुड़ाव कर दिया। अब सोच समझ के बताना सभी अच्छे से। यहां पर ए का जुड़ाव कर दिया गया, ए को जोड़ दिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर कोडोन बनाओ, ढंग से बताना सभी। पहला कोडोन AUG, क्लियर। दूसरा बोलो, यहां इन 3 को मिला के बोलना है तो क्या बनेगा? AAA। अरे ये आ गया ना, तो यहां पर अगला आ जाएगा AA। अब तीसरा बोलो CUA, चौथा GU और ये पांचवा CGU। इस तरह से बनते जाएंगे। कंपेयर करें, पहले सामान्य AUG था, अभी भी AUG। अब यहां दूसरा एक एक्स्ट्रा आ गया, AA, एक्स्ट्रा A आ गया। दूसरा वाला अब यहां तीसरा बन गया, तीसरा वाला चौथा बन गया, दिख रहा है डायग्राम में। चौथा वाला पांचवा बन गया। तो आगे के ये सब के सब तो वही रहे, बस यहां एक एक्स्ट्रा आ गया। अरे 3 जुड़ा तो 3 जुड़ने से एक एक्स्ट्रा कोडोन आ गया। तो 3 के जुड़ने से आगे के कोडोन ये वाला चेंज हुआ, लेकिन आगे के कोडोन तो सेम ही रहे। और आगे के कोडोन सेम रहे तो हम यहां पर कह सकते हैं कि यहां सेम है, तो इसका मतलब फ्रेम तो अपरिवर्तित हुए। अरे आगे की फ्रेम तो वही चलती जा रही है, बस एक ही तो एक्स्ट्रा आया है। तो इसका मतलब यह हुआ एक जोड़ने पर फ्रेम बदल जाती है। अगर दो जोड़ते ऐसे 2 जोड़ देते, अगर यहां पे बच्चों इन 2 को जोड़ते तब भी फ्रेम बदलती, लेकिन 3 जोड़ने से यह हुआ कि फ्रेम में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, नीट में आ चुका है क्वेश्चन। 3 के जोड़ने पर आगे की फ्रेम में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आगे के कोडोन वैसे ही बनते जाएंगे, बस एक एक्स्ट्रा आ जाता है। बताओ कितने के जोड़ने पर? 3 के जुड़ने पर ऐसा हुआ। 1 जोड़ने पर फ्रेम परिवर्तित होगी, 2 जोड़ने पर भी फ्रेम परिवर्तित होगी, लेकिन 3 जोड़ने पर फ्रेम में परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह से 6 जोड़ते, 3 के बजाय कितने? 6, तब भी फ्रेम में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह से 9 जोड़ते तब भी नहीं होता। तो 3 या 3 के मल्टीपल में जोड़ने पर, एक बार फिर बोलता हूं, 3 या 3 के मल्टीपल में जोड़ने पर फ्रेम अपरिवर्तित रहेगी, मतलब तब जाके फ्रेम में चेंजेस नहीं आएगा। तो 1 जोड़ने पर चेंज, 2 जोड़ने पर चेंज, लेकिन 3 या 3 के मल्टीपल पे इतना चेंज नहीं आता है। बात समझ में? इसको आधार मान के नीट में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्यों कहा इसको फ्रेम शिफ्ट? क्योंकि जहां जुड़ता है वहां से आगे परिवर्तन हो जाता है। वैसे एक नाइट्रोजन बेस जुड़ जाए यही बहुत बड़ी बात होती है, 3 जुड़ना तो बहुत रेयर केस होता है बेटे, एक जुड़ जाए यही बहुत बड़ी बात है। ये तो हमने सीखा एडिशन। अगला केस ले लेते हैं डिलीशन वाला। समझाने के लिए फिर से वही mRNA बनाया, सामान्य कोडोन आपसे पूछे गए। बताओ, पहला बोलते जाओ फटाफट सभी, AUG, दूसरा CUA, GU और ये चौथा आ गया CGU। ये तो सामान्य। अब यहां पर क्या किया, इस C का डिलीशन कर दिया, C का डिलीशन कर दिया। अब बताओ, पहला कोडोन AUG, दूसरा यहां से फिर बनाओ UAG, तीसरा UAG, ऐसे बनाते जाओ 3 UUC, इस तरह से बनते जाएंगे। जहां डिलीशन हुआ उसके आगे के परिवर्तन हुए। पहले AUG तो वही रहा, लेकिन आगे के ये परिवर्तित हो गए, और आगे के परिवर्तित हो गए मतलब फ्रेम यहां पर चेंज हो जाती है। जैसे ही एक हटाया ये फ्रेम आगे की पूरी चेंज होगी। अच्छा, जहां हटाते हैं उसके पहले चेंज होता है या बाद में? हाँ, वेरी गुड, बाद के सारे चेंज होते चले जाते हैं, तो आगे के सारे कोडोन बदलते जाएंगे। एक हटाते फ्रेम परिवर्तित, 2 हटाता तो वेरी गुड फ्रेम परिवर्तित, 3 हटाता तो ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, बस एक कोडोन का चेंज आता। वही सेम बात, 3 या 3 के मल्टीपल पे हटाओ तब भी ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। तो एक हटाने पर फ्रेम चेंज हो जाती है, इसलिए इसको भी नाम दिया जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है इसके बारे में हमने सीखा। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है बच्चों? एडिशन और डिलीशन। एड हो जाना एडिशन, डिलीट हो जाना डिलीशन। अच्छा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की खास बात क्या होती है? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन के कारण संपूर्ण जेनेटिक कोड का पठन, रीडिंग, फ्रेम बदल जाता है। आगे का फ्रेम परिवर्तित हो जाता है। और कहां से परिवर्तित होगा? जहां ये डिलीट होता है, ऐड होता है, उसके आगे की पूरी फ्रेम बदल जाती है। पहले नहीं, बाद की सारी बदल जाती है। इससे जो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन की संरचना में आगे के सभी अमीनो अम्ल बदल जाते हैं। जहां चेंज होता है उसके आगे के सारे अमीनो अम्ल बदल जाते हैं, और एक नया प्रोटीन बन जाता है जो पुराने प्रोटीन से पूर्णतया भिन्न होगा। अरे फ्रेम बदलेगी तो प्रोटीन नया बन जाएगा,
और नया प्रोटीन बन जाता है तो ये खतरनाक भी होता है। अतः फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन प्रतिस्थापन की तुलना में ज़्यादा डेंजरस होता है। क्यों डेंजरस होता है बच्चों? क्योंकि फ्रेम बदलती है, कोडोन बदल जाते हैं आगे के सारे, और आगे के सारे कोडोन बदलेंगे तो इस वजह से प्रोटीन जो बनेगा बिल्कुल डिफरेंट टाइप का बन जाता है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, थैलेसीमिया। ये घातक रोग है। आपके सामने दो तरह की डिजीज मैंने ली है, एक तो लिया था सिकल सेल एनीमिया और एक थैलेसीमिया। दोनों में ही हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी गड़बड़ होती है। सिकल सेल एनीमिया इतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन ये जो थैलेसीमिया है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के कारण बनता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के कारण ही ये थैलेसीमिया बनता है और ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें तो पर्सन की डेथ तक हो जाती है। ये घातक रोग है, ये खतरनाक रोग होता है। बात समझ में? और घातक इसीलिए क्योंकि यहाँ पर तो कई बार तो प्रोटीन प्रॉपर बन ही नहीं पाता, क्योंकि पूरी फ्रेम बदल जाती है। बात समझ में? तो मेरा कहने का, इतना सारा समझाने का मीनिंग क्या है? फ्रेम शिफ्ट ज़्यादा खतरनाक है या सब्स्टिट्यूशन? तो क्या कहोगे बच्चों? हाँ, फ्रेम शिफ्ट ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि यहाँ प्रोटीन में बहुत बदलाव आ जाता है। बात समझ में? तो हमने जीन उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ा। मैं आप लोगों को अब समराइज करता हूँ, सबको आना चाहिए। जीन उत्परिवर्तन दो प्रकार का, सब्स्टिट्यूशन, फ्रेम शिफ्ट। एक का दूसरे से बदलना सब्स्टिट्यूशन, एड होना, डिलीट होना फ्रेम शिफ्ट। सब्स्टिट्यूशन दो प्रकार, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन। फ्रेम शिफ्ट भी दो प्रकार, एडिशन और डिलीशन। सब्स्टिट्यूशन में एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया और फ्रेम शिफ्ट में एग्जांपल थैलेसीमिया होता है। तो इसकी ये जो खास बातें, जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको समझाई है। इन बातों को आप विशेष ध्यान रखें। क्लियर? तो ये था जीन म्यूटेशन जो कि इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं उत्परिवर्तन में ही, उत्परिवर्तक, म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस बच्चों उसको कहा जाता है जिनके कारण म्यूटेशन होता है। जिनके कारण भी म्यूटेशन होता है उसको म्यूटाजेन कहा जाता है। इन म्यूटाजेन में, म्यूटाजेन वह पदार्थ होता है जो म्यूटेशन कराता है। अच्छा, इनके एग्जाम्पल में आता है जैसे नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, यूवी रेज, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। म्यूटाजेन के बहुत सारे एग्जाम्पल है। यूवी रेज होती हैं, अल्फा रेज होती हैं, बीटा रेज होती हैं, गामा रेज होती है। बहुत सारे केमिकल म्यूटाजेन का काम करते हैं, जैसे इथाइल मीथेन सल्फोनेट, DDT, HNO3। इस तरह के बहुत सारे केमिकल है जो म्यूटेशन कॉज करते हैं। तो म्यूटाजेन एक दो नहीं होते, ये फिजिकल रेडिएशन भी हो सकती है जैसे यूवी रेज, बहुत सारे केमिकल भी हो सकते हैं। क्लियर? हाँ, हम यहाँ पर केवल यूवी रेज के बारे में समझने जा रहे हैं। वैसे बहुत सारे हैं, म्यूटाजेन का एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यूवी रेज, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इसी को समझा रखा है। ये यूवी रेज करती क्या है? यूवी रेज थायमिन डाइमर बनाती है। जैसे बच्चों ऐसे समझो, ये डीएनए है, अब इस डीएनए के ऊपर यहाँ यूवी रेज को डाला। जैसे यूवी रेज डाली तो ये दो थायमिन के अणुओं को ही आपस में जोड़ देता है, थायमिन को जोड़ देता है। इससे बच्चों बन जाता है थायमिन का डाइमर। थायमिन ही आपस में चिपक जाते हैं, और थायमिन के डाइमर बनने की वजह से प्रॉपर आरएनए प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता। तो यूवी रेज क्या करती है, एक बार फिर सुनना। यूवी रेज थायमिन का डाइमर बना देती है, थायमिन का डाइमर बनाने का काम करती है। थायमिन डाइमर का मतलब पास के जो दो थायमिन होते हैं उनको ही आपस में जोड़ देती है, और इसी वजह से प्रॉपर आरएनए प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता। तो म्यूटाजेन बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने बस एक ही आपको बताया है, यूवी रेज, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इसी को दे रखा है। क्लियर? वैसे एग्जांपल तो अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, बहुत सारी रेज होती है जो यहां पर म्यूटेशन कॉज कर सकती है। क्लियर? तो ये था म्यूटाजेन। मीनिंग क्लियर रखो, जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाए उसको हम म्यूटाजेन कह देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट, विशेष बिंदु। उत्परिवर्तन अधिकांशतः हानिकारक होते हैं। आप जानते हैं मैक्सिमम टाइम म्यूटेशन से डिजीज भी होती है। ये सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, जितने भी आप पढ़ते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब म्यूटेशन से तो होते हैं। तो म्यूटेशन मैक्सिमम टाइम डिजीज ही करते हैं, नुकसान ही करते हैं। लेकिन अच्छा, कई बार तो ये इतने घातक होते हैं कि प्राणी की मृत्यु तक कर सकते हैं, इतने डेंजरस होते हैं। लेकिन कभी कभी ये म्यूटेशन लाभदायक भी हो सकते हैं, लाभदायक हो सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण सीखा था हमने, याद करो, शरबती सोनारा। याद है ना शरबती सोनारा वैरायटी जो MS स्वामीनाथन ने बनाई थी गामा रेज से म्यूटेशन करके, जो फायदेमंद हुआ था। गेहूं की वो वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी मानी जाती है। तो म्यूटेशन कभी कभी फायदा दे सकते हैं, तो ये कभी कभी लाभदायक हो सकते हैं। क्लियर? अच्छा, फॉरवर्ड तथा बैकवर्ड म्यूटेशन क्या होते हैं? अगर कोई वाइल्ड जीन, वाइल्ड मतलब वन्य प्रकार, वाइल्ड जीन से म्यूटेंट जीन का निर्माण हो तो इसे कहा जाता फॉरवर्ड। वाइल्ड से म्यूटेंट का बनना कहलाता है फॉरवर्ड,
लेकिन म्यूटेंट से वापस वाइल्ड आ जाए तो उसको हम कह देते हैं बैकवर्ड। अगर ये वापस इसी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए तो इसी को ही बैकवर्ड नाम दे देते हैं। वन्य से उत्परित मतलब म्यूटेंट का बनना फॉरवर्ड, और उल्टा कर दो तो बैकवर्ड कह देते हैं। तो ये एक मीनिंग है कि वाइल्ड वाला म्यूटेंट बन सकता है, लेकिन म्यूटेंट वाला वापस अपना ओरिजिनल फॉर्म वाइल्ड फॉर्म ला सकता है, तो उसे हम बैकवर्ड नाम दे देते हैं। तो ये कुछ टर्म है, ये बिंदु आप लोग ध्यान रखें, ये अपने मॉड्यूल के पॉइंट है। 3 टर्म आती है, ये 3 टर्म कई बार ऑप्शन में यूज की जाती है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सिस्ट्रोन, म्यूटोन और रिकॉन क्या होता है, ये 3 वर्ड है। सबसे पहले सिस्ट्रोन, ये बच्चों डीएनए का एक पार्ट है। डीएनए के इस पार्ट से यहां बना आरएनए, और इस आरएनए ने एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण किया। अब बताओ, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की सूचना अल्टीमेटली यही तो है। अरे यहीं से आरएनए बना तभी ये चेन बनी, तो सूचना यहां बैठी है, और जहां ये सूचना होती है उसी को हम सिस्ट्रोन कह देते हैं। हिंदी में कहें संपार। सिस्ट्रोन मतलब डेफिनेशन में लिखवाई भी थी एक बार, डीएनए का वह खंड, डीएनए का वह खंड जिस पर एक पॉलीपेप्टाइड चेन की सूचना होती है, उसी को कहा जाता है सिस्ट्रोन। अरे जहां पॉलीपेप्टाइड की सूचना उसको सिस्ट्रोन कह देते हैं। ये टर्म तो हम पहले भी समझ चुके हैं, क्लियर। अब यहां पर क्या किया, ये कोई एक जीन थी, मतलब कोई एक पार्ट था क्रोमोसोम का, यहां पर हो गया उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। तो यहां पे जाके म्यूटेशन हुआ, तो जहां ये म्यूटेशन हुआ इसी को म्यूटोन कह देते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि पूरे क्रोमोसोम में म्यूटेशन किया जाए, क्रोमोसोम का एक छोटा सा भाग, क्रोमोसोम का छोटा सा भाग जहां उत्परिवर्तन हो रहा है उसको म्यूटोन कहा जाता है। तो म्यूटोन किसको कहते हैं, डीएनए का वह सबसे छोटा भाग जिसमें उत्परिवर्तन हो जाए उसी को क्या नाम दिया जाता है, म्यूटोन। ये म्यूटोन कहलाता है, क्लियर। अगला पॉइंट समझते हैं। ये बच्चों जीन है, ये समजात गुणसूत्र है, इन पर जीन है। अब इस जीन में यहां पर एक्सचेंज हुआ, मतलब ये जीन उठ के यहां चली गई, ये जीन उठ के यहां चली गई, और ये एक्सचेंज कहलाता है क्रॉसिंग ओवर, पुनर्योजन, रिकॉम्बिनेशन। हिंदी में कहें रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर जानते हो, अरे वो जीन का ऐसे आदान प्रदान हो जाना, इसी को तो क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। तो यहां क्रॉसिंग ओवर हुआ, पुनर्योजन हुआ, तो इस भाग में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो जहां ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उसी एरिया को रिकॉन कहा जाता है। रिकॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर का दूसरा नाम था रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, इंग्लिश में कहें तो रिकॉम्बिनेशन। बताओ, क्रॉसिंग ओवर का दूसरा नाम रिकॉम्बिनेशन। ये रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो एरिया का नाम रिकॉन, क्रॉसिंग ओवर का दूसरा नाम रिकॉम्बिनेशन, उसी बेसिस पे रिकॉन कहा गया। तो रिकॉन किसको कहते हैं, डीएनए का वह छोटा भाग जो जीन विनिमय दर्शाता है, जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, उसको रिकॉन कहा जाता है। तो यहां बच्चों आपको मैंने 3 टर्म समझाई, एक बार फिर सुना। जो पॉलीपेप्टाइड की सूचना रखे सिस्ट्रोन, जहां ये म्यूटेशन हो जाए वह छोटा भाग म्यूटोन, जिसके अंदर ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा हो, क्रॉसिंग ओवर हो रहा हो उस एरिया का नाम रिकॉन। तो ये बच्चों ऑप्शन में आए हुए, तो ये ऑप्शन में यूज किए जाते हैं। तो आप इन वर्ड को अच्छे से ध्यान रखें, इन वर्ड को आप अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, क्लियर। एक लास्ट पॉइंट और यहां बचता है। ये बच्चों मैंने कोडोन बनाया यूजीयू, ये कोडोन कोड करता है सिस्टीन को। यूजीयू किसको कोड करता है, सिस्टीन को। अब बच्चों इसके अंदर म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन से हुआ क्या, यूजीयू के बजाय ये यूजीसी आ गया। अरे चेंज हो गया, एक चेंज हो गया, और चेंज होने के बाद अब जो अमीनो एसिड कोड हुआ वो भी सिस्टीन ही हुआ। मतलब पहले सिस्टीन था, उत्परिवर्तन होने के बाद भी अरे चेंज हो गया, सी आ गया, फिर भी सिस्टीन ही कोड हुआ। तो बताओ, पहले का सेंस, पहले के अमीनो एसिड का सेंस, अब के अमीनो एसिड का सेंस वही रहा। अमीनो एसिड का सेंस वही रहता है, तो ऐसे म्यूटेशन को कहा जाता है सेम सेंस म्यूटेशन। म्यूटेशन का नाम सेम सेंस म्यूटेशन, क्योंकि अमीनो एसिड का सेंस वही रहा तो नाम देना पड़ा सेम सेंस म्यूटेशन, क्लियर। अब बच्चों यहां पर म्यूटेशन किया, और म्यूटेशन करने के बाद यूजीए आ गया। और यूजीए आप जानते हो कौन सा कोडोन होता है, हाँ यूजीए होता है स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन का पास किसका सेंस है, किसी का नहीं, और किसी का नहीं तो ये बन गया नॉनसेंस। अरे नॉनसेंस, नॉनसेंस म्यूटेशन का मतलब होता है स्टॉप कोडोन का आ जाना। स्टॉप कोडोन पे किसी का सेंस नहीं होता, इसलिए नाम देना पड़ा नॉनसेंस। अगला लेते हैं, म्यूटेशन हुआ, यूजीजी आ गया। भाई यहां यू के बजाय यहां पर जी आ गया, म्यूटेशन हुआ। यूजीजी कोड करता है ट्रिप्टोफैन को। अब ध्यान से बताओ, पहले सेंस सिस्टीन का था, अब सेंस ट्रिप्टोफैन का है। तो बताओ सेंस वही रहा या बदल गया। वेरी गुड, सेंस बदल गया, और सेंस बदल गया तो नाम दिया मिस सेंस म्यूटेशन। तो 3 तरह के वर्ड होते हैं, सेम सेंस, नॉन सेंस, मिस सेंस।
अमाइनो एसिड वही रहे तो वेरी गुड, सेम सेंस। स्टॉप कोडोन आ जाए तो नॉन सेंस, और अमाइनो एसिड बदल जाए तो मिस सेंस। ये 3 वर्ड है, इन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग ये तीनों जो वर्ड है, इन तीनों वर्ड को भी जरूर नोट करके रखें कि इनका क्या मीनिंग होता है। यहां पर आके बच्चों मैंने म्यूटेशन से रिलेटेड जितनी भी बातें आपके मॉड्यूल में दी हुई है, जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, सारी बातें आपको यहां पर समझा दी गई है। क्लियर? तो म्यूटेशन कितने टाइप के होते हैं डिटेल में आप लोग को अब अच्छे से आना चाहिए। म्यूटेशन 2 प्रकार, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन याद करो 2 प्रकार थे, हेट्रोप्लॉइडी, क्रोमोसोमल एब्रेशन। फिर हेट्रोप्लॉइडी 2 प्रकार थे, यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। क्रोमोसोमल एब्रेशन भी कई प्रकार के थे, याद है वो, डिलीशन हो जाना, क्लियर, हाँ, इन्वर्जन हो जाना और डुप्लीकेशन हो जाना, ट्रांसलोकेशन हो जाना, ये सब थे। जीन म्यूटेशन के 2 प्रकार पढ़े हमने, फ्रेम शिफ्ट और सब्स्टिट्यूशन, याद है? तो हमने इस तरह से म्यूटेशन को डिटेल में पढ़ा है, किसके क्या क्या प्रकार थे। इन चीज़ों को आप अब अच्छे से ध्यान रखिए। क्लियर?